नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी सबसे अच्छी चल रही होगी और टाइम मैनेजमेंट के साथ सब लोग तैयारी कर रहे हैं। रीट प्री की प्रिपरेशन अच्छे से पढ़ाई चल रही है आपकी। और बता देता हूँ, कल वाली जो क्लास हुई थी वो NEP 2020 से रिलेटेड थी। 2 क्लास अपलोड कर चुका हूँ NEP 2020 से। NEP 2020 जो कि अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ऐसे अपलोड कर दिए हैं। अगर कुछ कंटेंट बचा है उसकी PDF आज आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी शाम को। और कुछ क्वेश्चंस उसके बकाया है तो एक क्लास में उसकी और कभी भी लेके आ जाऊंगा। आप थ्योरी पढ़ना, आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। थ्योरी पढ़ लेना और सभी क्वेश्चंस के आंसर आप करना, तो अपने आप में आपकी तैयारी ठीक हो जाएगी। 2020 NEP से आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब मैंने बना दिया है, लगभग सभी क्वेश्चंस बन गए थे। कोई क्वेश्चंस वैसे और एक्स्ट्रा बनने लायक है नहीं उसके अंदर। और कल मैंने आप सबको एक टेस्ट डाला था टेलीग्राम पे, 3 नंबर वाला साइकोलॉजी टेस्ट, 3 नंबर, क्योंकि अपनी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही थी और ये अब फ्री टेस्ट सीरीज जो है आखिरी मोड पर आ गई है। अब सिर्फ इसके 2 टेस्ट और बकाया है, तो एक आज अपलोड हो जाएगा और एक कल अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद में परसों से, ठीक है, उसके बाद में परसों यानी कि अपने डेट हो जाएगी 23 नहीं तो 24 से 24 दिसंबर से, ठीक है, 24 दिसंबर से अपने जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड जो टेस्ट सीरीज रहेगी, सबसे बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज रहेगी। मार्केट में आपको इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगी और इतने कम बजट में, ठीक है, सबसे कम बजट में मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो 24 तारीख से कंटिन्यू अपने लगातार 30 टेस्ट सीरीज होगी। कितनी? 30, ठीक है, बीच में एक आध दिन अगर डिस्टर्ब हो सकते हैं, बाकी 30 टेस्ट सीरीज कंटिन्यू आपके रहेगी रीट एग्जाम तक। और 30+ टेस्ट सीरीज ही दूंगा मैं, कम नहीं दूंगा। उसके अंतर्गत आपके 5 टेस्ट सीरीज में शिक्षण विधियों की भी लूंगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों से संबंधित, टीचिंग मेथड से संबंधित 5 टेस्ट सीरीज उसकी ले लूंगा मैं, ठीक है। और उसके साथ ही आपको साइकोलॉजी के अच्छे बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जो भी टेस्ट सीरीज लेगा उनको, बाकी सबको नहीं मिलेगा ये, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स हैं, स्वयं द्वारा बनाए गए नोट्स है, सबसे बेस्ट नोट्स हैं। देखिए, टेस्ट नंबर 3 का जो सॉल्यूशन था, आप किसी का मेरे पास मैसेज आया था, सर इसका सॉल्यूशन, तो मैंने कहा था सॉल्यूशन इसका यूट्यूब पे करवाएंगे, क्योंकि सभी को ये जो फ्री कंटेंट सभी को मिलना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत क्या था, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम कहलाता है। व्यवहार के प्रभाव का परिणाम क्या कहलाता है, ठीक है, वह कौन सा अधिगम है, कौन से सिद्धांत के अंदर ये बात कही है कि व्यवहार के प्रभाव का परिणाम अधिगम होता है। व्यवहार के प्रभाव का परिणाम अधिगम होता है। तो प्रभाव की जो बात करी, क्या वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन, अनुकूलित अनुबंधन या सकारात्मक अनुबंधन, तो ये बात करी थी स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए आपको बता देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 9351794037। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं टेस्ट सीरीज वाला। कोई इश्यू नहीं है, कोई फ्रॉडिंग नहीं है, याद रख लेना, ठीक है। मेरे से एक बार बात होने के बाद ही आप टेस्ट सीरीज ले, बहुत सारे आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये देख लेना आप, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है, तो रटने को प्रोत्साहित करके, तो रटने की बात पर मैंने डेली क्लास में बताता हूँ, रटने की बात को कभी सही नहीं मानना है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ये ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाएंगे तो शिक्षण की तकनीकें नहीं होगा और परीक्षा परिणामों पर भी नजर नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपके बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चंस का, ठीक है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन जो है,
अगला क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था इस टेस्ट का, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, और लगभग 90% स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर दिया है। अब देख लीजिए आप कितने गहरे पानी के अंदर हो। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, साधारण सा क्वेश्चन, ठीक है, अधिगम के सिद्धांतों से ये क्वेश्चन है, कोई बाहर से नहीं है। नॉर्मली जब आप अधिगम टॉपिक पढ़ते हो तो उसके शुरुआती पेज पर ही ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन की बात पूछ रहा है, ठीक है। तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। आगे चारों कथनों को पढ़ना जरूरी है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। मैंने एक क्वेश्चंस डाला था 3-4 दिन पहले, मैंने एक क्वेश्चंस करवाया था कि सामान्यतः लड़के जो है लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, सामान्यतः ये माना जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा था ये जो है ना, ये एक रूढ़िवादिता है। क्या है ये? एक रूढ़िवादिता है जो युगों से रटन आ रहा है कि भाई लड़के सामान्य तौर पे होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ करेक्ट आंसर आपका बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ये बात मैं 1000 बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि बुद्धि का जो है लिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, ठीक है। यहाँ 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। ये 90% स्टूडेंट ने इसका गलत आंसर किया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में असमर्थ बालकों की शिक्षा है, वर्तमान में जो असमर्थ बालक होते हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार की है? समावेशित शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, रचनात्मक शिक्षा या फिर योगात्मक शिक्षा? देखिए अभी वर्तमान में जो शिक्षा है, ठीक है, तो समावेशित शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है। वर्तमान में असमर्थ बालकों के लिए समावेशित शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। समावेशित शिक्षा आरटी 2009 में भी दे रखी है और आपके एनसीएफ 2005 में भी है और आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी समावेशित शिक्षा का जो है प्रारूप दे रखा है। तो यहाँ बेस्ट टू बेस्ट आंसर रहेगा समावेशित शिक्षा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, स्वतंत्र मानसिक क्रियाएं, अमूर्त चिंतन की अवस्था और नैतिक गुणों का विकास। देखिए प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में विद्यालय चला जाता है बच्चा, ठीक है। मानसिक क्रियाएं करने लग जाता है, खेल कूद में भाग लेता है, सामाजिक क्रियाओं में भी भाग लेने लग जाता है, घर के छोटे मोटे काम में भी भाग लेता है, खेल कूद करता है, तो स्वतंत्र मानसिक क्रिया कर सकता है वो। अमूर्त चिंतन की बात यहाँ नहीं होती है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, किशोरावस्था की बात होती है इसके अंदर। अमूर्त चिंतन की अवस्था जो है किशोरावस्था के अंदर होता है। नैतिक गुणों का विकास भी इसमें हो जाता है, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलो। आप सभी टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल को, एसकेसी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सबको टेस्ट देने को मिलेगा और जिस किसी को भी टेस्ट लेना है तो वहीं से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और प्रत्येक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। मेरी पूरी कोशिश यही है कि रीट की साइकोलॉजी का पूरा कंटेंट आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा करवाने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। मेरा मतलब कि देखिए 30 में से 30 तो आज दिन तक कोई बुक्स नहीं बनी है जो 30 में से 30 क्वेश्चंस पुटअप हो जाए, ठीक है, ऐसा कहीं मटेरियल नहीं मिलता है। लेकिन मैं 25+ क्वेश्चंस की बात करता हूँ, कम से कम 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे, ठीक है, ये कंफर्म बोल रहा हूँ मैं। और बहुत मेहनत करके आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, तो आप जाके ज्वाइन कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। देखिए आप क्वेश्चंस पे गौर करना सीखें। मैं कई बार 1000 दफा बोलता हूँ, आप टेस्ट सीरीज देते हो, बहुत सारे स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज देते हैं वो 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट में टेस्ट सबमिट कर देते हैं। देखिए आपको टेस्ट में 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 30 मिनट मिल रहे हैं, तो आपको पता है कि एग्जाम्स के अंदर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मिनट रहेंगे। तो 150 क्वेश्चन में अगर इतना जल्दी क्वेश्चन हो जाता तो 100 मिनट क्यों ना दे देते भाई? बोर्ड वाले 100 मिनट भी तो दे सकते थे, 90 मिनट दे सकते थे, नहीं, क्योंकि उनको पता है 150 क्वेश्चन
इस प्रकार से डाले गए हैं कि उनको हल करने में 150 मिनट का समय लगेगा। प्रतिभाशाली बच्चा जो होगा, जितना भी प्रतिभाशाली बच्चा, उच्चतम बच्चे, ठीक है, होंगे ना, वो भी सबसे लगभग 135 मिनट तो इसमें लेंगे ही लेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। लेकिन 150 मिनट का समय, इसलिए 30 क्वेश्चन डालता हूं, 30 मिनट का समय देता हूं। कम से कम आप उस पेपर को 20 से 25 मिनट का समय दे के कीजिए ना, 20 से 25 मिनट का समय देकर के उसको कीजिए, देखिए कि आप कितना अच्छा कर पाते हो। मैं कह रहा हूं कि आप एक 5 मिनट में टेस्ट दे के देखना और दूसरी वाली टेस्ट सीरीज को आप 20 मिनट में दे के देखना। मैं कह रहा हूं आपके इस एग्जाम से कम 8 से 9 नंबर्स का फर्क रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ो। क्वेश्चंस क्या कहता है, आप ये नहीं है ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आप भूल जाते हो। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता, इतना पढ़ना नहीं है, गौर नहीं किया। देखिए कहीं पर भी, जहां पर भी अपने को लगता है कि नहीं है, तो वहां गोला बना दीजिए ताकि हाईलाइट हो जाए वो चीज, ठीक है। तो नहीं है, देखिए यहाँ पे विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास। देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता है, इनका विकास सामान्य रूप से ही होता है, ठीक है, सामान्य रूप से इनका विकास होता है, ठीक है। ये कथन इसका गलत हो जाएगा। आगे, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की उत्तम भाषण होता है, वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है और निर्णय क्षमता उत्तम होती है। तो यहाँ पे गलत कथन जो हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार। एक बालक जो है, एक बालक है, अपने पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में कर रहा है, ठीक है। मानसिक क्रिया करके उसने पहाड़े सीखे हैं, ठीक है, और वापस गुणा और भाग हल कर रहा है, इसका मतलब फिर भी मानसिक क्रियाएं कर रहा है, ठीक है। तो अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का उदाहरण है, देखिए यहाँ कोई शारीरिक क्रिया नहीं हो रही है, टोटल क्रियाएं मानसिक हो रही है, ठीक है। पहले वो सीख रहा था तो भी मानसिक क्रियाएं कर रहा था, ठीक है, पहाड़े सीखा, मानसिक क्रिया से सीखा, गुणा और भाग में प्रयोग कर रहा है, मानसिक क्रियाओं से कर रहा है, यानी कि वो मानसिक क्रिया का प्रयोग करके मानसिक क्रियाओं को वापस हल कर रहा है, यानी कि ये जो स्थानांतरण होगा मानसिक से मानसिक होगा। इसमें ना तो कहीं शारीरिक की बात कहीं पर भी नहीं आई है, ठीक है। शरीर का उपयोग कहाँ किया, क्या इसने नहीं किया ना, सामाजिक जीवन में उपयोग नहीं किया इसने, गुणा भाग कर रहा है वो, ठीक है, वहां उपयोग हो रहा है, मानसिक से मानसिक क्रियाएं हो रही है, ये इसका सटीक आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बहुत ही अमूल्य समय होता है, इसलिए देखिए निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग होता है श्रेणी विभाजन में, प्रेरकों में, छात्रों के वर्गीकरण में और अधिगम में। देखिए निष्पत्ति परीक्षणों का हमेशा उपयोग छात्रों के वर्गीकरण करने के अंदर होता है, छात्रों का वर्गीकरण के लिए, ठीक है, निष्पत्ति परीक्षण हमेशा यही होता है। फिर आते हैं गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत। तो गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत उन्होंने दिया था, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत, याद रख लेना। एक तत्व, द्वितत्व और बहुत तत्व इनका नहीं है, ये थॉर्नडाइक का है बहुत तत्व, एक तत्व द्वितत्व जो है स्पीयरमैन्स के हैं। तो यहाँ त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो दिया था गिलफोर्ड ने, ठीक है, गिलफोर्ड इसका सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने और बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, वो कौन सी दशा है, एक आंतरिक मानसिक। अभी रुचि, देखिए रुचि तो है, रुचि अपनी होगी तो किसी काम को करेंगे, ठीक है। अभी धारणा बना के काम को करते हैं, अभिवर्ती। देखिए देखने में ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का देखने में ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन जो है इसके सही होने चाहिए, लेकिन नहीं, साइकोलॉजी परफेक्ट आंसर, साइकोलॉजी के अंदर जो परफेक्ट, जो सबसे सटीक आंसर है वही अपने को देना है। देखिए यहां अभिप्रेरणा इसका सटीक आंसर रहेगा। देखिए किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं उसको, काम को करने के लिए अपने को प्रेरणा होनी चाहिए, चाहे वो आंतरिक प्रेरणा हो चाहे वो बाह्य प्रेरणा हो। जब तक प्रेरणा नहीं मिलेगी किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं होगी और किसी भी कार्य का अंत नहीं होगा। तो किसी भी व्यवहार को आरंभ करने और बनाए रखने की जो प्रवृत्त करती हैं वो अभिप्रेरणा होती है। क्या होता है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि कौन निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है। जीन पियाजे की बात हो रही है, ठीक है, जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बुद्धि का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है, तो बताइए। देखिए सामाजिक संचरण, ऑप्शन देखिए, सामाजिक संचरण। तो सामाजिकवाद की जो सबसे बेहतरीन बात की थी, किसने की थी, वो लेव वाइगोत्स्की ने की थी ना।
लेव वाइगोत्स्की ने बात करी थी सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की, ठीक है। जीन पियाजे ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, ठीक है। देख, अनुभव की बात जीन पियाजे ने करी थी, संतुलीकरण भी जीन पियाजे ने बताया था, लेकिन यहाँ जो है सामाजिक संचरण है वो जीन पियाजे का बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं माना जाएगा। सामाजिक संचरण जीन पियाजे का नहीं है, ये लेव वाइगोत्स्की का दिया हुआ फैक्ट है, ठीक है। इस फैक्टर को याद रखना, सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द कहीं पर भी आता है लेव वाइगोत्स्की किया जाता है। अधिगम की प्रकृति से संबंधित गलत कथन की पहचान अपने को करनी है, ठीक है। गलत कथन, अधिगम पे प्रथम जो पृष्ठ है उसी से क्वेश्चन उठाया हुआ है, कहीं बाहर से नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ा होगा तो आंसर आया होगा। देखिए, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया, बिल्कुल 100% राइट बात है। अधिगम जो है एक समायोजन की प्रक्रिया है। फिर अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है, बिल्कुल विकास का हिस्सा है अधिगम। फिर अधिगम एक विवेकपूर्ण क्रिया है, बिल्कुल विवेकपूर्ण अधिगम होता है, सबसे सटीक अधिगम वही होता है, ठीक है। तो ये तीनों तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए, अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं लगाते ही यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा। देखिए, अधिगम एक उत्पाद भी है और प्रक्रिया भी है, लेकिन यहाँ इसने नहीं लगा दिया ना, तो अपने को गलत कथन की पहचान करनी थी, तो यहाँ जो है आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अधिगम एक उत्पाद भी होता है, बता देता हूँ आपको, अधिगम एक उत्पाद है और अधिगम एक प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम एक प्रक्रिया एवं उत्पाद है, ये याद रख लेना। लेकिन यहाँ कह दिया कि एक उत्पाद है लेकिन प्रक्रिया नहीं, इसलिए एक कथन गलत हो जाएगा। यही इसका सटीक आंसर रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से क्या एक सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? क्या उत्पादकता, प्रवाह, लोचशीलता, मौलिकता? देखिए, मौलिकता सृजनात्मकता का बेस्ट तत्व होता है, लोचशीलता भी होती है, प्रवाह भी होता है। उत्पादकता जो है ये है सृजनशीलता की नहीं है। उत्पादकता प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर होता है, सृजनशीलता के अंदर नहीं होता है। यहाँ 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है। क्रियात्मक अनुसंधान कहा ना, क्रियात्मक अनुसंधान मैंने पहले बहुत सी बार बता चुका हूं। क्रियात्मक अनुसंधान हमेशा तात्कालिक होता है। कैसा होता है? तात्कालिक होता है, फास्ट होता है। क्रियात्मक अनुसंधान तुरंत एक्शन, ठीक है। ये क्रियात्मक अनुसंधान है क्या? एक्शन रिसर्च, इसको बोला एक्शन रिसर्च जाता है। एक्शन रिसर्च यानी कि कोई भी घटना होगी, कुछ हो गया विद्यालय के अंदर कुछ, तो उस कोई मतलब विद्यालय के अंदर जैसे आप बताए खेल मैदान है उसमें खड्डे पड़ गए कुछ, तो तुरंत एक्शन, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान किया जाएगा। तात्कालिक अनुप्रयोग क्या होगा इसका आंसर? तात्कालिक अनुप्रयोग इसका आंसर होगा, ठीक है। रिसर्च एक्शन जो है तात्कालिक होता है, क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक होता है, ठीक है। यह बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस प्रकार भिन्न होते हैं एक दूसरे से बच्चे? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में देखिए, सिद्धांत तो सबके बराबर होते हैं। जो सिद्धांत आपके लागू वही मेरे लागू है, जो सिद्धांत आपके भाई के लागू है वही आपकी बहन के लागू है, जो सिद्धांत आप में लागू वो आपके फ्रेंड में लागू है। तो सिद्धांतों से भिन्न नहीं हो सकता है। अभिप्रेरणा में देखिए, मोटिवेशन आपको जैसा मोटिवेशन कई, लेकिन ये है मोटिवेशन कई तरीकों से मिलता है। आप भी मोटिवेट होकर कोई काम करते हो और आपका फ्रेंड भी मोटिवेट होकर कोई काम करता है, तो अभिप्रेरणा की तुलना में शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। विकास की दर मैंने बताया था हमेशा असमान होती है। विकास की गति जो है वो असमान हो सकती है, लेकिन विकास के सिद्धांत कभी असमान नहीं होते हैं। आपकी वृद्धि हो रही है, आपके फ्रेंड की भी वृद्धि हो रही हो सकता है वो आपसे लंबाई में थोड़ा बड़ा हो और आप छोटे हो सकता है आप थोड़े से बड़े हो वो छोटा हो, लेकिन आपकी उम्र सेम है, लेकिन होता है क्योंकि विकास की दर हमेशा भिन्न भिन्न होती है। यहाँ 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता, समूह की बात हो रही है और व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि कौन सी होगी? समूह में बच्चा रह रहा है, इसका मतलब बच्चा जो रह रहा है समाज के बीच रह रहा है, ठीक है। समाज के बीच कोई व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, और उसकी लोकप्रियता अपने को जाननी है, तो वहां किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो वहां उस विधि का प्रयोग करेंगे कि वहां लोगों के साथ संपर्क बना के लोगों से पूछताछ करेंगे कि इसको क्या चाहिए, इसकी रुचि किस में है, ये कितना होशियार है, ये किस कार्य को अच्छे से कर सकता है, कौन से कार्यों में ये इसके बाधा आती है,
तो अपन उसका सर्वोत्तम व्यक्तित्व जो आकलन विधि होगी वो समाज मिति होगी। क्या होगी, समझ रहे हो ना? समूह की बात आ रही है तो वो समाज के लोगों के बीच में है, और उसकी लोकप्रियता जाननी है तो अपने समाज के लोगों से ही पूछताछ करनी पड़ेगी ना। तो ये समाज मिति विधि इसके लिए बेस्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव होना। मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कोई बोल रहा है और उसको अपन ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होना जो अधिगम अक्षमता होती है वो होती है अफेजिया। क्या होती है? अफेजिया। अफेजिया होती है मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई अनुभव करना, उसको अफेजिया बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि। बताया मैंने कहा कि जो विधियां हैं उनको डायग्राम बना के अच्छे से उनका है ना आप एनालिसिस करके उनको पढ़ें कि कौन सी विधि किस प्रकार की विधि है, कौन सी विधि किस प्रकार की है, वो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन यही बनेगा, प्रक्षेपी अप्रक्षेपी व्यक्तित्व आत्मनिष्ठ कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो देखिए व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि की बात हो रही है। साक्षात्कार नहीं होगा, व्यक्तित्व नहीं होगा, चेकलिस्ट भी नहीं होगा। शब्द साहचर्य विधि जो है यह आपके प्रक्षेपी विधि कही जाएगी, शब्द साहचर्य विधि। ठीक है, इसको प्रक्षेपी विधि माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? गोला करना है, नहीं आ गया, नहीं पूछ रहा है। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। साहचर्य का नियम, ये नियम नहीं, ये उपनियम है, गलत हो गया। अपने को सीखने के नियमों का देखना है। अभ्यास का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था, लेकिन उसने साहचर्य का जो नियम दिया था ये उपनियम की बात है, ये मुख्य नियम नहीं है, यहाँ ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको मुख्य नियम में नहीं गिना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात होती है, मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता देता है। निर्देशन व्यक्ति को किस प्रकार सहायता देता है? क्या वो क्षमताएं विकसित करने में सहायता करता है, खुशी को, या फिर संबंध, या फिर बुद्धि? देखिए बुद्धि तो ऐसा कुछ तत्व नहीं है। ठीक है, निर्देशन से बुद्धि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संबंध, खुशी, जब उसकी क्षमताएं बढ़ जाएगी ना तो उसको खुशी भी मिल जाएगी और उसके संबंध भी स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, खुश रहना सीख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मार्ग निर्देशन से जो है व्यक्ति में क्षमताएं विकसित होती है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्यालय प्रबंधन का जो है प्रजातांत्रिक सिद्धांत होगा। प्रजातांत्रिक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रजातांत्रिक यानी प्रजा से, समाज से, लोगों से मिलजुल कर। प्रजातांत्रिक सिद्धांत मतलब हो गया ना, शब्द में एक छिपा हुआ है आंसर। देखिए एक तंत्रीय निर्णय तो हो ही नहीं सकता है, प्रजातांत्रिक की बात हो रही है। व्यक्तिगत कार्य भी नहीं होगा, प्रजातांत्रिक की बात हो रही है। सहभागी उत्तरदायित्व यानी कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सहभागी अपने अपने उत्तरदायित्व निभाएंगे, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद कौन सा होता है? हर्बर्ट उपागम का हमेशा पहला पद होता है प्रस्तावना। कौन सा होता है? प्रस्तावना। ठीक है, हर्बर्ट ने बताया था। प्रस्तावना के बाद में उसका पद आता है दूसरा प्रस्तुतिकरण। क्या आता है? प्रस्तुतिकरण दूसरा। और यहाँ दूसरे पद की ही बात हो रही है, तो गणितीय पाठ्य हो चाहे हिंदी पाठ्य हो, कोई सी भी पाठ्य हो, लेकिन हर्बर्ट उपागम आ गया ना तो प्रथम उसका हो जाएगा आपके प्रस्तावना और दूसरा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। यहाँ राइट 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? अभी ऊपर आ चुका है ये कि उसको निर्देशन देंगे, परामर्श देंगे, समायोजन, या कोई नहीं। लेकिन निर्देशन की आवश्यकता होती है कि परामर्श की आवश्यकता होती है, इसमें कंफ्यूजन बना रहता है। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने के अंदर निर्देशन की नहीं, उसको परामर्श की जरूरत होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्रता। अब समग्रता को आपने दिमाग में रख लिया तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, समग्रता के आधार पर ही वस्तु को देखता है।
देखिए शब्दों को पकड़ लोगे तो आंसर अपने आप आ रहा है ना, साइकोलॉजी के अंदर समझ बन गई ना, तो आपका एक भी आंसर गलत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा होगा तो भी आपको क्वेश्चन को आप 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, आपको आंसर लग जाएगा। तो यहाँ गेस्टाल्ट का अर्थ ही समग्र होता है, और तो उसके अनुसार व्यक्ति जो है किसी वस्तु को समग्रता के आधार पर देखता है। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात कर रहे हैं। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। देख, सभी बच्चे एक जैसे कतई नहीं होते हैं, किसी भी हालत में नहीं होते हैं, गलत बात है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बिल्कुल प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये बात सही है। फिर भी 2 कथन और उनको पढ़ो। देख, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कुछ समान भी होता है। भाई कथन का अर्थ ये निकल रहा है कुछ विशिष्ट होते हैं, इसका मतलब कुछ समान भी होते, तो नहीं, समान तो होते ही नहीं है, गलत हो गया। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं, एक जैसे कोई बच्चे नहीं होते। 2 भाई है, दोनों जुड़वा भाई है, फिर भी वो एक जैसे नहीं होंगे, उनके गुण संबंध एक जैसे नहीं रहेंगे। जुड़वा भाई बहन हो, चाहे जुड़वा बहनें हो या जुड़वा भाई हो, एक जैसे कतई नहीं हो सकते हैं। यहाँ राइट आंसर होगा प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लेना, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है, ये बात क्या सही है क्या? तो परिपक्वता से जो व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन, उसको अधिगम कतई नहीं कहा जाता है, उसको नहीं कहा जाएगा, उसको अधिगम नहीं कहा जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को खेल के मैदान में संज्ञानात्मक विकास परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, वह मनोगत्यात्मक विकास होता है। विद्यालय एवं कक्षा के अंदर होता है, बिल्कुल। आगे और ऑप्शन देख, ऑडिटोरियम के अंदर नहीं और घर के अंदर भी नहीं होगा। उसका जो राइट आंसर होगा, विद्यालय एवं कक्षा के अंदर संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है 2005 के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट आंसर देखिए क्वेश्चंस, कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? कौन सी नहीं है इसके अंदर? देखिए, तादात्म्य, ये रक्षात्मक युक्ति है। क्षतिपूर्ति भी है, औचित्य स्थापन करना, साहचर्य, साहचर्य नामक की कोई रक्षात्मक युक्ति नहीं है। ये 4 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आज का 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। मैं कहने का मतलब कि बच्चे को जो विकास की अवस्थाएं होती है उसके अंदर कभी भी कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसा कहने वाले कौन मनोवैज्ञानिक थे? तो ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा मानी गई है, बहुत सी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। मैं 30 क्वेश्चन बनाता हूँ, 30 ही क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट बनाता हूँ कि वो कहीं ना कहीं एग्जाम से उसका रिलेशन बनेगा, आने वाले टाइम में वो छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ जो ये बात, विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसा कहने वाले जो थे जेरोम ब्रूनर। कौन थे? जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 क्वेश्चन का आपके सामने सॉल्यूशन हो गया है। अब आज की जो टेस्ट सीरीज है, आज का जो टेस्ट रहेगा वो आपके 6 बजे अपलोड हो जाएगा 6 PM पे। ठीक है, और जो बच्चे टेस्ट सीरीज के अंदर आज और कल 2 दिन है मात्र, आज उसको सबसे ज़्यादा 50% जो है 50% टेस्ट सीरीज में उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आज आप टेस्ट सीरीज में आपका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 24 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी। 30 टेस्ट करवाए जाएंगे, 5 टेस्ट शिक्षण विधियों के करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके बावजूद भी मेरे को जो लगेगा अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए करूँगा। तो अभी जो आपकी फीस है 50% डाउन है, मात्र और मात्र 100 रुपये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, मात्र और मात्र 100 रुपये पर टेस्ट सीरीज। ठीक है, एक व्यक्ति का 100 रुपये के अंदर आपको 30 टेस्ट सीरीज मिल रही है, 5 शिक्षण वीडियो की मिल रही है, आपको नोट्स मिल रहे हैं साइकोलॉजी के। ठीक है ना, तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ऑफिशियल, और इसकी जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा, अपने अनुभव कमेंट्स के द्वारा शेयर कीजिए। मिलते हैं
कल वाली क्लास में। धन्यवाद।